चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग चेक करते हैं बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट्स। रिवीजन कर रहे हैं इसको, चीज को दोबारा से लिख लो कि इफ वी हैव a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, then we say this is a case of unique solution. This is a case of unique solution. ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। दिस इज कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। और ये ग्राफ में हमें देता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फैन चला दो बेटा। ग्राफ में हमें ये देगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ग्राफ के लिए ये हमें देता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफिकली इट गिव्स अस इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एल्जेब्रिकली इसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये है हमारा फर्स्ट केस। ऐसे ही हमारा सेकंड केस a1 अपॉन a2। ठीक है, अब हम कंसिस्टेंट की बात करेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक बार सारे अनइक्वल हुए, एक बार सारे इक्वल हुए, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लिखो, दिस इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट, लेकिन ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डिपेंडेंट। हमने ये कल डिस्कस किया था डिटेल में कि क्यों कंसिस्टेंट बोला, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। डिपेंडेंट क्यों कहा, बिकॉज एक इक्वेशन लिखने के लिए दूसरे लिखने के लिए पहली वाली पता होनी चाहिए, तभी उसका हम मल्टीपल करके लिख पाएंगे। ठीक है ना। और ग्राफ में ये बनती है को इंसिडेंट लाइन्स, जिसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग लाइन्स। को इंसिडेंट लाइन्स, ओवरलैपिंग लाइन्स। ठीक है, ग्राफिकली हम इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और वी से दीज आर ओवरलैपिंग लाइंस। देन वी से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये दोनों सेम रहे लेकिन इसके साथ इक्वल ना। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये इक्वल नहीं होता, मतलब मेन है कि हमारे कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y आपस में इक्वल होने चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। आपने इसे अलजेब्रा में सॉल्व करके भी देख लिया था। ग्राफ पे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, क्योंकि इस बार ग्राफ में क्वेश्चन आता भी है कि हमें दो सिस्टम दे दिए, इक्वेशंस फॉर्म करनी दे दी और कहा ग्राफिकली सॉल्व करो। तो ग्राफ पे कैसे आपको प्रॉपरली सॉल्व करना, ताकि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरे 5 मार्क्स मिले हमें। ठीक है, नो सॉल्यूशन है, इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट है। और ग्राफ पे ये बनती है, इस चीज की बनेंगी पैरेलल लाइंस। ग्राफ पे बनेंगी पैरेलल लाइंस। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है ना। एक तो चीज होगा इक्वेशंस को देखकर बताना है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब वर्ड्स कैसे कैसे यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस, आपको ये सारे वर्ड्स याद करने हैं कि कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, कंसिस्टेंट होता है तो डिपेंडेंट कब बोलते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का केस क्या है, वो किसके साथ लिंक है। ये सारे वर्ड्स ना हमें इंटरचेंजेबली याद होने चाहिए कि अगर किसी ने कहा इनकंसिस्टेंट तो मुझे पता है पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। अगर किसी ने कहा कंसिस्टेंट तो यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो जिस तरह से हमें काम को अपने देखना है। अब क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, मान लो आपकी बुक में ना ये पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब मुझे पता नहीं लेटेस्ट वाली बुक में आई थिंक हटा दी है, क्योंकि मैं तो अभी तक पिछली वाली बुक की फॉर्म करती हूँ। इन्होंने कहने को डिलीट कर दिया लेकिन कहने को चीजें हटाई भी नहीं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड आने के बाद वी हैव योर फर्स्ट। दोबारा चाहिए ले जो
अब जैसे थोड़ा सा अगर इसे हम रिवाइज करते हैं, अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी ओपन करो, एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यही हमें करना है आज ना। बस इन चीजों को ही याद रखना है कि कब होता है। अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो उसका नंबर देख लो, नई वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 29। पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये थोड़ा सा हम याद रख सके इस चीज को, उसके लिए प्रैक्टिस है ना। हमने सीख तो ली, हमें सब याद हो जाएगा, लेकिन इस चीज को परमानेंटली दिमाग में बिठाने के लिए फिर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सो रादर देन डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम द क्वेश्चन itself कि नहीं नहीं इसको ऐसे वैल्यूज फाइंड करो, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में आते हैं पहले देख लेते हैं। कि देखो उसने ना आपको कहा है कि जो लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, दिस इज पेज 29, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में है 5x - 4y + 8 = 0, और फिर लिखा है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, इसमें ना मैं थोड़ी सी डेविएशन भी एक आपको करवाऊंगी, उसमें मैं पॉइंट लिखवाऊंगी भी, वो मार्क कर लेना, चाहे बुक में लिख लेना। अब इसमें हमें कंपेयर करना है कि ये लाइंस किस तरह की लाइंस हैं। अब इक्वेशंस कहो तो ग्राफ में लाइंस बनती है, एलजेब्रा की बात करो तो इक्वेशंस होती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये इक्वेशंस है या ग्राफ की लाइंस है, तो किस तरह की लाइंस है, किस तरह की इक्वेशंस है। किस तरह की मतलब कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। दूसरी चीज, सॉल्यूशन कैसा है ना। और अगर ग्राफ की बात करेंगे तो किस तरह की लाइंस है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है। बात समझ में आ गई। तो अब हमने क्या किया, इसमें A1 क्या है 5, A2 कितना है 7, B1 कितना है -4, और B2 कितना है 6, C1 कितना है, C2 कितना है। तो आपने क्या करना है, ये देखो पहले एक सिचुएशन में ना आपको लिखवाएंगे कि A1 A2 B1 B2 विद साइन आपने रिकॉग्नाइज करना है ना। अब मैं कहूं कि बच्चों की तरह हमारे पास ये क्वेश्चन आए, मैंने आपको वो किस्सा सुनाया हुआ ना कि वेरीफाई करवाना सिखाते थे टिल में, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं था। तो वही चीज है यहाँ पर, इनिशियल स्टेजेस जो है वो यही है कि हमें सारा दिखाया जाता है कि A1 A2 कितना हुआ 5/7, B1 B2 कितना हुआ -4/6, C1 C2 कितना हुआ 8/-9। तो क्या A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इन तीनों की रेशियो सेम है। ये भी नहीं इक्वल ना, क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, एंड इट्स नॉट इक्वल टू -8/9 और 8/-9, तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है। इसीलिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया नहीं है, मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली नहीं है, लेकिन जब भी इसको सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको यही लिखना है, यही नाम देना है कि दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम ये भी कहेंगे कि कंसिस्टेंट है, इसको हम ये भी कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है, और इसको हम ये भी कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कि मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता है। हाँ, ये लिख दो A1/A2 सिंस A1, ये सिर्फ समझने का है। ठीक है ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर आ गया तो तेरा तेरी लॉटरी लगी हुई है पेपर में। मतलब अगर तेरे को आ गया ना कि ये ग्राफ में दो इक्वेशंस देकर बताओ जी कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसका मतलब तेरी लॉटरी लगी है। समझ में आया। ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के लिए है, लिखो इस चीज को, याद करो ताकि आप इसको याद कर सको। आप लिखोगे A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, C1/C2 -8/9। मैं सच में बैठ के बोल रही हूँ, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो मतलब लॉटरी लगी है वहां बैठकर। कि पेपर में कहा है फ्री का नंबर ले जाओ, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर पेपर कॉम्पिटेंसी लेवल है, हम स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो उस तरह से अगर देखेंगे तो हाँ, ये सिर्फ हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है अंडरस्टैंडिंग का, चीजों को याद रखने का। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, ये कंसिस्टेंट भी है, ये इंडिपेंडेंट है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये सारी चारों की चारों चीजें हमें याद करनी है साइड बाय साइड। समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट, अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन, एक चीज सिखाऊंगी मैं आपको, ये लिख लो। और इन क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करके ना आज लिखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेशियो किसकी इनफैक्ट देख रहे हैं।
अच्छा, जो नाइन्थ क्लास में अब बच्चा आएगा ना, उसके लिए ये चीज ना वो नहीं रहेगी, कंफ्यूजन के लिए नहीं रहेगी। आपके लिए क्यों रहेगी? बिकॉज उनको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन। दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ लाइन, ये हम स्लोप से कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ गई? ये चीज बाद में आकर अभी आएगी। देखो मैंने यहाँ लिखा 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है। और मैं यहाँ लिख रही हूँ 7x - 6y, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया। मान लो मैं यहां पर इसको -12 भी लिख देती हूँ। ठीक है। मान लो मैंने इसे -12 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा A1/A2 कितना है? 5/7 है ना। A1/A2 कितना है? 5/7। B1/B2 कितना है? ये मैंने माइनस में था, ये प्लस में था ना, ये माइनस में था तो ऊपर भी माइनस में रखो। ठीक है, चलो ये रख लिया मैंने, इसको भी माइनस में रख। B1/B2 कितना है? -4/-6 कितना आया? 2/3। C1/C2 कितना है? -8/-12 क्या आ गया? 2/3। अब आपको दिखने में क्या दिख रहा है कि A1 A2 B1 B2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन B1 B2 C1 C2 के इक्वल है ना। अब ऐसा कुछ हो जाए तो तब भी आंसर क्या होगा? मतलब मेन जो हम चीज फोकस करते हैं वो इन दो रेशियोज की होती है। इन दोनों में से कोई भी एक, A1 A2 या B1 B2, ठीक है ना, कोई भी एक आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन कोई भी एक कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल होगी ना, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो ये लिख लो कि ये स्पेशल केस है। इन दिस केस ऑल्सो इट इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, फिर वही वर्ड्स, कंसिस्टेंट, फिर वही वर्ड्स, इंडिपेंडेंट, फिर वही वर्ड्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बार बार लिखोगे, 4 बार आज क्लास में लिखोगे ना, आज के 1 घंटे की क्लास के बाद याद होगा। यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट। तो क्या ऐसा भी होता कि देखो A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल नहीं है, लेकिन A1 A2 की रेशियो C1 C2 के इक्वल है, तब भी क्या हम आंसर लिखते? यही लिखते सेम। यस, तब भी सेम आता। तो ये एक स्पेशल केसेस है, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। इनिशियली कंफ्यूज हो गए 1 महीना, उसके बाद नहीं। अब ऐसा क्यों? इतनी तो है नहीं बात कि हमने कहा कि ऐसा होगा, लेकिन क्यों? राइट, वाई? हम सोचते हैं ना कि नहीं मैम ऐसा क्यों, कि यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, तो आते हैं इस पे ही। ठीक है, सबने लिख लिया ना ये? आंसर यूनिक आएगा। कुछ नहीं लिखना, तुमने लिखना है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मेन तुम वो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हो रेशियो वाइज। अगर वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है ही है। वो क्यों? देखो तुम्हारे पास ये नंबर्स थे, अब मैं सिर्फ क्यों समझा रही हूँ, वो रट्टा मार लो उस चीज को। और अगर सच में कह रही हूं, अभी आज का दिन करवाया और एक दिन में याद हो गया, तारिश तुम्हारे लिए स्पेशली, ये नहीं होता कि आज करवाया, अगर मैथ्स में थोड़ा पिकअप में स्लो होते हैं तो आज के दिन समझ में आ गया, नहीं, तो 10 दिन इसको रोज पढ़, फिर समझ में आएगा, फिर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, गिव योरसेल्फ टाइम। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखो आप क्या करोगे, इसके कोएफिशिएंट्स को सेम करोगे। मान लो मैंने इसको किया, मान लो ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। हमारा मेन एम क्या है? एक्स एंड वाई साइड बाय साइड कैंसिल नहीं होने चाहिए, दोनों ही एक्स एंड वाई खत्म हो गए, कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये क्या आएगा? 35x - 28y -56 = 0। दूसरा किया, 35x - 30y - 60 = 0। तुमने इसको प्लस और ये प्लस, क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, यहां से 2y आया, +4 आया, = 0। y की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब ये -2 यहां डाल लो। 5x - 4 - 2 - 8 = 0। तो 5x + 8 - 8 = 0। 5x = 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो क्या x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 सॉल्यूशन होता है? x की वैल्यू 0 क्या पॉइंट आता है ना? कि मैं तो मार्केट से 2 पेन्स ले आई, मैंने कहा रजिस्टर चाहिए ही नहीं, मुझे तो पेन पसंद आया, या आई कैन, मैं पेंसिल से काम कर लूंगी बट आई नीड 2 रजिस्टर्स।
समझ में आया कि बुक चाहिए मुझे तो एनसीईआरटी बुक मिल जाए, नोटबुक तो हम पिछले साल वाली यूज कर लेंगे। बात समझ में आई कि ये हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। तो मैं नोटबुक कोई नहीं लेकर आई, लेकिन एनसीईआरटी की 2 बुक्स ले आई कि नहीं नहीं वो बहुत जरूरी है, वो तो मिले। बात समझ में आ गई। तो x=0 सॉल्यूशन है ना, ग्राफ पे x=0 पॉइंट एग्जिस्ट करता है ना। अगर ग्राफ पे मार्क करना है तो ये मार्क कर दोगे ना। समझ में आ गया। तो हमारा मेन एम होता है एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली कैंसिल ना हो। ऐसा ना हो एक्स भी कैंसिल हो गया वाई भी कैंसिल हो गया। एक्स के साथ कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गई चलेगा, वाई के साथ कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गई चलेगा। क्लियर हो गई। दोनों इकट्ठे एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों एक्स और वाई कैंसिल हो गए, तब नहीं चलेगा। समझ में आ गया। तो हमारा मेन केस होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, लिख लो फॉर यूनिक सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन important is a1 by a2 should not be equal to b1 by b2, but a1 by a2 can be equal to c1 by c2 और b1 by b2 can be equal to c1 by c2। दोनों ही नहीं इक्वल होंगे, ये तो आपस में अनइक्वल है। तीसरे के साथ इक्वल हो जाए कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तब भी हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और वही सब यूनिक, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब A1 और B1 इक्वल होंगे फिर तो क्या लिखा था देखो, A1 A2 B1 B2 इक्वल हो गए तो कोइंसिडेंट लाइंस भी हो सकती हैं और पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, है ना। हाँ, तो वो नेक्स्ट केस है हमारा। ठीक है ना। मतलब ये दो रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हारा हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, देखो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये थोड़े से हमें नोट्स फॉर्म करके रखने हैं अपने, और उसको रीड करना है। प्रैक्टिस के साथ साथ ये क्लैरिटी आती रहेगी। समझ में आ गया इतना। करूं आगे बढ़ूं। राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है ना। A1 A2 कितना है बताओ, 9/18। B1 B2 कितना है, 3/6। C1 C2 कितना है, 12/24। तो क्या A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अच्छा तुमने कहा A1 A2 तो आपस में इक्वल है ना, 1/2 1/2। तो इसके साथ ही हम चेक करेंगे, आ जाओ फिर। इसके साथ ही हम चेक करेंगे C1 और C2 को। जब आपको ये दो रेशियोज मिल गई ना, उसके बाद तुमने कांस्टेंट वाली रेशियो भी चेक करनी है, क्या वो सेम है, क्या सेम है यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए हम कहेंगे कि तीनों रेशियोज इक्वल हैं। दैट देयरफॉर ग्राफिकली क्या है, सॉरी एल्जेब्रिकली क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको कि नहीं बताओ। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू तो है, लेकिन वो एक नहीं है, बहुत सारी है। ठीक है, एक्स एंड वाई के लिए एक पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बहुत सारा है। कंसिस्टेंट है, लेकिन ये कंसिस्टेंट के साथ साथ डिपेंडेंट भी है। ठीक है। और अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या बोलते हैं सबसे अच्छा समझने के लिए, कि ये है ओवरलैपिंग लाइंस, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस तो है ही है, साथ के साथ क्या है, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है। ये 4 वर्ड्स तभी लिखवा रही हूँ ताकि आप इसको रट्टा मार लो अच्छे से। अब थर्ड वाले केस में आए, इसमें तो देखो कोई है ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं, इसको मैं -24 लिख दूं, लिखो नया है, तब आप क्या बोलोगे। ठीक है ना। A1/A2 तो A9/18 हुआ, 3/6 हुआ, और वहां पे क्या बना, 12/-24। तो क्या ये तीनों इक्वल है, ये तो 1/2 है, ये 1/2 है, क्या -1/2 सेम होता है। मतलब मैं तुम्हें कहूं कि मैं +0.5 तुम्हें मार्क्स दे रही हूँ या -0.5 करो, तुम क्या किस पे जाओगे, तुम कहोगे दोनों ही सेम है, कहोगे ये। मैम कहे -1 और एक मैम कहे +1, तुम कौन सी मैम के पास जाओगे।
दोनों सेम नहीं है ना, -1 इज नॉट सेम एज +1। तो ऐसे ही -1/2 की रेशियो सेम नहीं है। तो इस केस को हम इनफाइनाइटली में नहीं लेकर आएंगे, नंबर वाइज सेम हो जाए लेकिन साइन भी सेम होना चाहिए। समझ में आया? नंबर वाइज नहीं सेम कि 1/2 तो है मैम, नहीं, 1/2 के साथ साथ हमें साइन भी देखना है। ठीक है। सो इस केस को हम मानेंगे एज इनफाइनाइटली नहीं लेंगे इसको। दिस इज नॉट, लिख लो इस चीज को कि अगर ये केस आता है, सो दिस इज नॉट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर वो है कि A1 A2 इक्वल है लेकिन वो C1 C2 के इक्वल नहीं है, जिसका मतलब हो गया कि दिस इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? ये ड्यू कोर्स में क्वेश्चन सब सॉल्व करोगे। मुझे क्या, सच में कह रही हूँ, 15-20 दिन दो, 15-20 दिन इसको लगातार पढ़ो, तब जाकर ये समझ में आएगा, अगर अभी कंफ्यूजन हो रही है तो। अगर नहीं तो वेल एंड गुड, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो 15-20 दिन इसको लगातार पढ़ना है। एंड द गोल्डन रूल इज, घर जाओ पढ़ाई करो, घर जाओ पढ़ाई करो, 10th है, सब कुछ छोड़ दो। आपको दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ो। टीवी छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ो। सोशल नेटवर्किंग छोड़नी है, बिल्कुल छोड़ो। सब कुछ आपको खत्म करना होगा अगर 10th में नंबर लेकर आने हैं तो। ठीक है। अगर मैथ्स समझनी है तो इसको रोज पढ़ना ही पढ़ना है, और 1 महीना कहीं भी जाकर मैथ्स लगातार पढ़ लो, नहीं समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ इसके। हो गया ना बेटा ये? अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। A1 A2, B1 B2 and C1 C2। What is A1 A2? 6/2। What is B1 B2? -3/-1। What is C1 C2? 10/9। हाँ जी, तो क्या ये सारे इक्वल है? बताओ कैसे इक्वल है? इसमें A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन साइड बाय साइड C1 C2 इक्वल नहीं हुए। तो दिस इज अ केस ऑफ एल्जेब्रिकली नो सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं कि जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कि क्योंकि हमारे ना ही सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा? आपको बताना है इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। क्वेश्चन पढ़ो, है ना? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, फाइंड आउट, फाइंड आउट whether the lines representing are intersecting, parallel और coincident, है ना? ठीक हो गया ना? और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? whether the following pair of lines are consistent or inconsistent। बात समझ में आ गई? वही चीज उसने 3 क्वेश्चंस में उसने आपको समझा दिया। बात क्लियर हो गई ना सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से कर ले। हमें 5 पार्ट दिए, क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से ओरली हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मेरे को बस लिखने में ही टाइम लगेगा यहाँ पर। अगर आपके पास है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, पहली चीज जो ध्यान रखनी है, आपकी सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि सी को यहां रखो नहीं रखो, आपका पहला रिस्पॉन्स ही होना चाहिए कि मैंने सारी टर्म्स को एक तरफ रख लिया, चाहे जो मर्जी करो। सी दोनों एक तरह ना, दोनों के इधर ले आओ। 2x - 3y - 7 = 0, बस, कुछ नहीं सोचना, सारे की सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। अब बनाओ A1 A2 कितना है, लिखो साथ साथ जल्दी से, क्विकली। A1 A2 कितना है, B1 B2 कितना है, C1 C2 कितना है? व्हाट इज A1 A2? व्हाट इज B1 B2? हाँ, व्हाट इज C1 C2? देखो फटाफट से ये काम करना है हमें, क्विकली। इतना तो लिख सकते हैं ना, ये तो कोई हमारा कोई बहुत बड़ी कोई नई पढ़ाई नहीं है। मैं आपको बोलूं A1 A2 क्या है, आपको पता है 3/2 है। मैं आपको बोलूं B1 B2 क्या है, आप बोलोगे 2 - 3 है, 2/-3। C1 C2 क्या है, -5/-7। साइन का ध्यान रखना है, 5/7 नहीं बोलना, -5/-7 नहीं बोलना, हमें साइन का ध्यान रख के उसे बोलना है। तो क्या तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है? नहीं है ना? फिर क्या लिखेंगे कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, देयरफॉर। ठीक है, क्या होता है इस केस में? क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन।
कैसी लगी क्लास? अच्छी। ठीक है, सो यूनिक सॉल्यूशन आ गया ना, बस लिख दिया। अब आपको बताना है कि यूनिक के साथ साथ ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट क्यों बोलोगे? क्योंकि सॉल्यूशन तो है पैरेलल। यूनिक क्योंकि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए कंसिस्टेंट है। ऐसे सेकंड पार्ट पे आ जाओ इसके, क्विकली। सेकंड पार्ट, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। 2/4, पहले तो चीज यही लिख लो कि हमने सब कुछ अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है। जहां मर्जी कोई बैठा हुआ है उसको एक साइड पे रखो, और वो होती है लेफ्ट हैंड साइड। सो 2/4 -3/-6 -8/-9, कौन सी इक्वल है, कौन सी इक्वल नहीं है? A1 A2 = B1 B2 और नॉट? 2/4 -3/-6 इक्वल होते हैं? नहीं होते? होते हैं, है ना? और क्या C1 C2 के साथ इक्वल है? नहीं है। तो ऐसे वाले केस को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखकर पढ़, माइंडलेसली नहीं बोलना। क्या होता है ये? नो सॉल्यूशन। और इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो केसेस है, इनकंसिस्टेंट में एक ही केस है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। हो गया ना सबका? नहीं, कंसिस्टेंट होता है या तो सॉल्यूशन एक होगा या बहुत सारे होंगे। जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है। 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। ठीक है, तो A1 क्या है हमारे पास? 3/2। A2 क्या है? 9। A1 A2 क्या, सॉरी, B1 क्या है? 5/3। B2 क्या है? -10। C1 क्या है? 7। C2 क्या है? 14। मैंने फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन ही रखा ना, कि हम पहले सॉल्विंग पे जाए। अच्छा, फिर से वही गलती की मैंने, यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना था, है ना? तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ। ये मैंने -7 -7 ये लिख दिया। समझ में आ गया? एलसीएम निकाल लो, अगर कर सकते हो बिल्कुल कर लो। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा 9x + 10y -42 = 0। नीचे आएगा 9x - 10y -14 = 0। चलो इस वाले पे आ जाओ। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। तो यहां से 9/9, 10/-10 -42/-14 क्या है? सेम है रेशियो। तो क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी है, कंसिस्टेंट तो वो होगा ही होगा। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। 5x - 3y = 11, -10x + 6y + 22 = 0 लिख रही हूँ, या -11 = 0 लिख रही हूँ? ठीक है, तो 5/-10 -1/2, -3/6 -11/22। नंबर भी सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या हुआ? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट के साथ साथ ये सिस्टम और भी क्या होता है? डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट
लिखो साथ साथ, डिपेंडेंट, इस चीज को याद करना है। और ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पर। हो गया? सबने लिख लिया ना? फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। 4/3x + 2y = 8 and 2x + 3y = 12। एलसीएम लेना है, बिल्कुल ले लो। तो 4x + 6y - 24 = 0, 2x + 3y - 12 = 0। So this is a case of 6/3 - 24 / -12, तीनों इक्वल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, पूछा गया कंसिस्टेंट तो हम कंसिस्टेंट, लेकिन कंसिस्टेंट में ही हम लिखाएंगे हाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या फिर हम इसे बोलते हैं डिपेंडेंट, या फिर हम इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है? अच्छा, पता क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि ये सिस्टम डिपेंडेंट है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। देखो, इंडिपेंडेंट एक ही होता है, डिपेंडेंट एक ही होता है, लेकिन कंसिस्टेंट में हमें दो चीजें निकालनी होती हैं। कंसिस्टेंट में दो चीजें चेक करनी होती है, तो क्वेश्चंस में वो आएगा। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा होमवर्क में करके लाना है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है? इतना क्लियर है? अब मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊं जो इसके एक्चुअल में आते हैं पेपर में, चाहे 1 मार्कर्स में। ठीक है? मैंने आपको पूरा बताया कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। अब हम बताएंगे, वो चीज करेंगे कि हमें क्वेश्चन पेपर में आएगा कैसे। ठीक है ना? ग्राफ पे आराम से एक दिन लगा के ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, मैं 1 या 2 दिन और लगाऊंगी, आपको वर्कशीट शेयर करूंगी, पर लिखो क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क। आपको प्रैक्टिस करके लेकर आना है क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है? वो तो चाहिए, ये शायद ना भी कर चलेगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन होता क्या है कि हमें ना ये इक्वेशन दी हुई है, kx + 2y = 5, 3x + y = 1। ये दो इक्वेशंस दी हुई है, लिखो। हमें दिया हुआ है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना? एक सिस्टम बनाकर दिया हुआ है। वी आर गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है? के एक्स, ये के है। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। समझ में आया ना? वेरिएबल किसको बोलते हैं कि गिवन सिचुएशन में हमारे एक्स एंड वाई चेंज कर रहे हैं। तो के जो है वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन होता है फाइंड, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की एक वैल्यू बताओ जिससे फॉर विच द गिवन, दो इक्वेशंस है ना, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। कि यार, तो मुझे ना कुछ नंबर्स दे दिए, कोई दो इक्वेशंस दे दी, मुझे इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो के को क्या रखोगे कि तुम्हें पक्का पता है यूनिक आएगा। ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं कि मुझे पता है यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए मेरे दिमाग में नॉलेज क्या है कि क्या होना चाहिए, A1 A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1 C। देखो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, लिखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। बात समझ में आ गई? तो A1 कितना है इसमें, यहां पर A1 कितना है, के। ठीक है? A2 कितना है, 3। B1 कितना है, 2। B2 कितना है, 1। अच्छा, इसको यहां ले जाओगे तो C1 कितना है, -5। C2 कितना है, -5। ठीक है? तो मैं कहती हूं कि ये होना चाहिए, यही कंडीशन है ना। अब जरूरी चीज क्या होती है कि इन दोनों को कंपेयर करो, A1 A2 B1 B2।
कांस्टेंट के साथ भी ना इक्वल हो चलेगा, इक्वल भी हो जाए, लेकिन ये दोनों एक्स एंड वाई आपस में कटने नहीं चाहिए। तो क्या होगा देखो, के यहां से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, के शुड नॉट बी इक्वल टू 6। बात समझ में आई? के शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तुमने A1 की वैल्यू पुट की, B2 की, B1 A2 की, B1 की, B2 की, C1 की, C2 की, तुमने सारी रेशियोज बना दी। तुम्हें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, तुमने सब में नॉट इक्वल टू का साइन लगाया। के तुम्हारे पास यहां था, इन दोनों में से। थ्री और टू मल्टीप्लाई हाँ, वही करते हैं, और क्या होगा बताओ, कुछ और हो सकता है? मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई होगा? कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम कहते हैं कि के शुड नॉट बी इक्वल टू 6, 3 वहां चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। और क्या चीज बता सकती हूँ देखो, तुम प्लस तो करते, कभी किया है ऐसा कुछ मतलब खुद सोचो, अगर k/3/2/1 भी लिखा होता तो तुम क्या करते? क्या करते बता, अगर इस मुझे के की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन आ जाए या k/3 ऐसा कुछ आ जाए इक्वेशन की फॉर्म में बेटा, तो तुम क्या करोगे? के की वैल्यू बताओ। टू को थ्री से। हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब तुम्हारे आंसर करने का वे क्या है कि बस के को 6 मत डालो, बाकी कुछ भी कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि कल तुम्हारा टाइम ना 4 बजे का है, या नहीं कल तुम्हें 1 बजे आना है क्लास के लिए, तुमको मैम 1 बजे तो स्कूल होता है हमारा, मैं कहूंगी कौन सा टाइम रखो? मैम ये टाइम मत रखो, फिर कोई भी रख लो, होता है ना, इस टाइम पे मत बुलाओ, बाकी किसी भी टाइम पे बुलाओ। तो यहाँ पे आपका आंसर किस हिसाब से आ रहा है कि के को यहाँ पे इसके नंबर को, एक्स के कोएफिशिएंट को 6 नहीं रखा, बाकी कुछ भी रख लो। तो मैं कहूंगी 6.1 रख लो, आप कहोगे हाँ बिल्कुल रख लो। 7 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, तब भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। किस पे नहीं आएगा? एग्जैक्टली 6 पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये होता है कि 6 के अलावा कुछ भी। तुमने बोला 6 के अलावा कुछ भी, 6 के की वैल्यू 6 के अलावा कुछ भी रख लो। तो हम इसे मैथमेटिकली एक सिंगल लाइन में या 2 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि के इज नॉट इक्वल टू 6। जो तुमने इतनी लंबी बात बोली कि 6 के अलावा कुछ भी वैल्यू रख लो, अब मैथ्स में इसको कैसे लिखोगे? दैट के इज नॉट इक्वल टू 6। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन लिखो। फिर से हमें यूनिक सॉल्यूशन ही सर्च करना है, एक्सेप्ट 6। हाँ, तो उसको के नॉट इक्वल टू 6 लिखते हैं, ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स हो। ठीक है, x-2y = 3। सो देयर वाज दिस थिंग, किसी ने कहा था कि अगर हम कहते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब रियल नंबर्स में ही है। अगर हम कहते हैं ना कि ये इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली हम रियल नंबर्स में ही ढूंढ रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं ना कहीं वो है। ठीक है, तो हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको कहा यही जाएगा कि के की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछती हूँ कि कल ट्यूशन का टाइम क्या हो, या कल क्लास का टाइम क्या हो, या कल कल कुछ का स्पेशली हमें ये सॉल्व करना है तो क्या टाइम हो, तो आपको मैम कल के अलावा कुछ भी रख लो, या इस टाइम के अलावा कुछ भी रख लो। सो आपने एक पॉसिबिलिटी ओपन कर दी। ऐसे ही हम यहां पर जब के की वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी ओपन कर दी कि 6 मत रखो, उसके अलावा कुछ भी रखो। तो ऐसे यहां पर A1/A2। ठीक है, हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, तो हमारे दिमाग में कंडीशन क्या होनी चाहिए? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दिमाग में हमें कॉन्सेप्ट चाहिए हमारे। सो व्हाट इज A1/A2? 1/3। B1/B2 -2/K। C1/C2 -3/-1, इसको यहां लेके जाएंगे। समझ में आ गई सारी बात ये सबको? देख पता क्या है, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि ले जाओ, क्योंकि मैं अभी एक यूनिफॉर्म लिखते चल रही हूँ, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लेकर नहीं जाओ, एक को लिया और दूसरे को ना लिया हो तब फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ये बताते हैं कि एक बार सब ले जाओ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं वही कह रही हूँ कि उस पर समझ में आना शुरू हो जाता है कि या तो इधर रखना है या नहीं रखना है, या दोनों एक तरफ हो। ठीक है, बस वही कंडीशन है। इतना क्लियर हो गया? अब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, और जरूरी चीज क्या है कि A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ और है ही नहीं। ठीक है,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा, के शुड नॉट बी इक्वल टू -6, जिसे हम लिखते हैं के इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -6, या के नॉट इक्वल टू -6। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया ना सबको ये? चलो नेक्स्ट लिखो आप। अब हमें लिखनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज, फाइंड के फॉर विच system has no solution, kx minus 5y equal to 2, 6x plus 2y equal to 7। अब हमें चाहिए नो सॉल्यूशन। अब देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी हमारी, A1 A2, देखो लिखो, लिखा हुआ है तुमने, पीछे पढ़ो उसको। A1 A2 A1 A2 is equal to B1 B2 and is not equal to C। C1 by C, ठीक है ना? सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सो A1 A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. So what is A1? K. What is A2? 6. What is B1? -5. What is B2? 2. C1 को मैं -2 लिख दूं और C2 को -7, क्योंकि मैं हर एक चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आती हूँ। तो मुझे इन दोनों को सेम करना है, इसके साथ इक्वल नहीं रखना। वैसे भी वो 2/7 है और यहाँ पे 5/2 है, कभी भी सेम नहीं होगा। -5/2 है, ये 2/7 है, कभी भी सेम नहीं होगा ना। ठीक है ना? तो इन दोनों पे ही आ जाओ कि इन दोनों को सेम कर दो। ठीक है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब तो समझ में आ गया ना, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2k इक्वल टू -30, के की वैल्यू क्या आ गई। अब तुम क्या बता रहे हो कि के की जब भी वैल्यू रखोगे -15 यहां पर, तो सिस्टम क्या बन जाएगा, पैरेलल लाइंस का, नो सॉल्यूशन का, कि सिर्फ के की वैल्यू -15 रखनी है बस। उसमें क्या था, -15 नहीं रखनी है, इसमें है नो सॉल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए -15, सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, दैट इज -15। समझ में आ गई बात है? चलो नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, अब आपने मुझे खुद आंसर बताना है, क्योंकि ना इसमें अब ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसमें थोड़े से एक दो क्वेश्चंस होते हैं कंफ्यूजन वाले। ठीक है, तो पहले आपने मुझे बताना है 2x प्लस KY इक्वल टू 11, 5x माइनस 7y इक्वल टू 5। चाहिए मुझे नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बनाओ भाई, रेशियोज लिखो। उतने पे छोड़ दो, वही होता है। के किसके इक्वल आएगा, ठीक है? अब इस हर एक चीज में देखना, यहां पे देखो A1 A2 की वैल्यू क्या थी, 2/5। यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू क्या है, क्या कभी भी 2/5 और 11/5 इक्वल हो सकते हैं? मेरे पास एक पेन है, तुम्हारे पास दो पेन हैं, तो क्या कभी भी हमारा नंबर सेम हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना? तो जब हमारी एक रेशो फिक्स ही हो गई है 2/5, और C1 C2 के बाद भी रेशो फिक्स है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये जरूरी चीज है देखना इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? क्योंकि हम A1 A2 को इक्वल कर रहे हैं। अब ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में, पर इतना हमें समझ में आ गया ना कि अगर मुझे कहा जाए यूनिक सॉल्यूशन तो मुझे क्या देखना है, मुझे कहा जाए नो सॉल्यूशन तो क्या देखना है। मान लो अगर ये क्वेश्चन हो
3x - 4y + 7 = 0, kx + 3y = 5। अब यहां ऐसे क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि एक तो सी है लेफ्ट हैंड साइड में, एक सी है राइट हैंड साइड में। बात समझ में आ गई? कांस्टेंट टर्म एक यहां है और एक राइट हैंड साइड में है, तो दोनों को एक तरफ करते हैं, तभी 7 को उधर ले जाओ या 5 को उधर ले, ठीक है। सो 3x - 4y + 7 = 0, kx + 3y - 5 = 0। नो सॉल्यूशन, वही सेम कर रहे हैं। नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वही सेम चीज हमें बतानी है, नो डिफरेंस। नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या लिखेंगे? तभी इसी चीज के लिए देखो, यहां पर के जो है वो =2 के बाद है कांस्टेंट टर्म, यहां पे कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो सबको हम सेम तरह रखते हैं, ठीक है, इसीलिए सिखाया जाता है। तो हम लिखेंगे 3/k माइनस, बिल्कुल ठीक है, -4/3, 7/-5। ये इक्वल हो पर ये इक्वल ना हो, तो आपने हमेशा लिखना है A1 A2 = B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब इसके साथ आप कंपेयर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9/4, के 9 -9/4 के इक्वल होना चाहिए, के = -9/4। अब जो मैं आपको करवा रही हूं ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वही पेपर में आता है, ये सारे तो एमसीक्यू में आते हैं। अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो वो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे होगा, तो आज मैं बहुत बेसिक वाला करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर इसके तरफ आएंगे, ठीक है। ये पहले ना पूरी एक्सरसाइज हुआ करती थी जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे सारे, ये तो अभी बेसिक सिखाया जा रहा है ना, कि ये के की वैल्यू निकालो, एक ही तरह दिया हुआ है, फिर आपको m+n करके दिया होगा, या फिर एक क्वेश्चन आज करवा के भेजती हूँ, कि ये मुझे दिया हुआ है, इक्वेशन है 2x + 3y - 5 = 0, 6x + ky - 15 = 0, find the value of k for which system has infinitely many solutions। अच्छा जी, कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइटली मैनी के लिए? सारी रेशियोज इक्वल। तो ये तुमने अपने दिमाग में लिखना है, इसको पेपर में एज फॉर्मूला लिखना भी है, k1/2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2, एक नंबर होता है इसका, नहीं लिखोगे -1। स्टेप मार्किंग में ये स्टेप जरूरी है, समझ में आ गया? क्या लिखना होता है? फॉर इनफाइनाइटली, ये फॉर्मूला है, मेनी सॉल्यूशंस, ये कितने वर्ड हमने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड्स या 9 लेटर्स, ऐसा कुछ भी लिखने के लिए ना, तब हमें मिलेंगे एक नंबर। समझ में आई बात? तो ये लिखना जरूरी है, इसको दिमाग में बिठाना जरूरी होता है। तो A1 कितना है हमारे पास? A2 कितना है? 6। B1 कितना है? 3। B2 कितना है? K। C1 कितना है? -5। C2 कितना है? -15। ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो पहले हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगी? 2/6 = 3/k। सॉल्व करो, ये कट गया 3, के की वैल्यू क्या आ गई? 9, बिल्कुल सही हो गया। अब बस यही चीज चेक कर लो, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर कर लो, 3/k, और -5/-15, ये भी तो 3 आया, यहां से भी के की वैल्यू क्या आई? 9। सो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगी, के की वैल्यू क्या होगी? 9। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वैल्यू ऑफ के विल बी 9। बात समझ में आ गई सबको? ये सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन यहां तक?
ये घर से पढ़कर आना है आज, बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार के आना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अब आगे थोड़े डिफिकल्ट होंगे। अब आप कहो ना कि मैं आपको स्पून फीडिंग करके एक एक चीज करवाती रहूंगी, मुझे इसमें लेवल बढ़ाना ही है, क्योंकि पेपर में आएगा ही वो। अब तुम चाहे कहो मैं बेसिक का बच्चा हूं, तब क्या करोगे, बेसिक का पेपर उठा कर देख लेना, घूमने वाला पेपर ही था। स्टैंडर्ड से मुश्किल पेपर था बेसिक का, आपके वाले रीजन में। सीरियसली, जो बेसिक का पेपर था वो स्टैंडर्ड को आना चाहिए था, स्टैंडर्ड का बेसिक को, पर उन्होंने पता नहीं फ्लिप किया है, क्या किया है। आप ये अब एक्सक्यूज ले ही नहीं सकते कि मैं बेसिक का बच्चा हूं, मुझे तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, दिमाग लगाने वाली चीजें चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो, और रेगुलर प्रैक्टिस। अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हमारा किस तरह से हो जाता है। चलो इसमें देखते हैं, देखो हमारे पास है 2x + 3y = 2। अब बता क्या दे दिया, k + 2x + 2k + 1y = 2 × k - 1। ये खतरे का पहला वाला लेवल है, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन है, पर ये खतरा अब शुरू हुआ है। समझ में आया, इक्वेशन समझ में आई। पहली वाली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 2 चाहिए हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। निकालना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेकेंड वाली इक्वेशन समझ में आई, के का एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, k + 2, सिंगल नंबर नहीं है, उसको एक फॉर्मेट दे दिया k + 2। y का कोएफिशिएंट क्या है, 2k + 1। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स में k - 1, मतलब 2k - 2 हो गई। बात समझ में आई। इनफाइनाइटली मैनी के लिए कंडीशन क्या पड़ी हुई है हमने, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही पड़ी हुई है। ठीक हो गया ना। तो a1 कितना है, 2/k + 2। b1 कितना है, 3/2k + 1। अब इसको -2 लिख लो, ये -2k - 1 लिख दो। समझ में आ गया ना कि अगर दोनों एक तरफ होंगे तो कोई टेंशन नहीं। सी चाहे राइट हैंड साइड में हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर, दोनों एक जैसे होने चाहिए। ये समझ में आ गया। तो ये माइनस को हटा दो ना, इतनी क्लैरिटी आ गई ना इतने क्वेश्चंस करने के बाद कि सी को एक तरफ होना चाहिए, या दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों ही राइट हैंड साइड में। इतनी क्लैरिटी आ गई हमें। 2/k + 2, 3/2k + 1, 2/2k - 1, 2 × k - 1। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। आपके पास ये देखो तीन एक्सप्रेशन है ना, तीन है ना। इन दोनों के साथ हम लोग, ये वाला, इन दोनों के साथ हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, मैं यहां पे लिख रही हूं, 2/k + 2 = 3/k + 2k +। ठीक है, लिख दिया, समझ में आ गया सबको। अब क्या करना चाहिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो समझ में आता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 2k + 1 से, 3 मल्टीप्लाई हुआ k + 2 से। क्या बन गया ये, 4k + 2, 3k + 6। अब क्या करेंगे, k की टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे। 4k - 3k कितना हो गया, k। 6 - 2 कितना हो गया, मेरे पास k की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म करना भी नहीं। और यहीं पे ट्विस्ट आएगा इन क्वेश्चंस का, जब हम डिफिकल्ट या वो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस की, कहते हैं ना कि सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू 4 आई। हमने तो ना फर्स्ट और सेकंड रेशियो को इक्वल किया था। क्या सेकंड और थर्ड को भी इक्वल करना होता है, बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या चाहिए इनफाइनाइटली, जिसने कहा है C1 C2 भी सेम होना चाहिए। तो काम हमारा खत्म नहीं हुआ, हमें सेकंड एंड थर्ड को भी लेना है। फर्स्ट एंड सेकंड को लिया, अब हम सेकंड एंड थर्ड को भी लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा 3/2k + 1, 2/2 × k - 1। ये 2 और 2 कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर सकी थी, क्योंकि ये कॉमन में है। अगर ये इस तरह से लिखा होता
तो क्या मैं इसे कैंसिल कर सकती थी? देख लो, ये बहुत जरूरी चीज है, मुझे ये मिस्टेक दोबारा नहीं चाहिए। स्पेशली प्रभनूर तुम भी। अगर ये टू ऐसे लिखा होता तो क्या मैंने इसे कैंसिल किया, सही किया है? बता तारिश। ऐसे किया तो ठीक है ये? हाँ जी। ऐसे की हाँ, क्योंकि ब्रैकेट में। ब्रैकेट्स नहीं है, तो ये गलत है। यहां ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा था, तब जाकर मैंने इसे कैंसिल किया। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको और उसके बाद फिर सॉल्व करो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, टू तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, टू एंड टू कैंसिल हो गए। तो 3 इंटू k-1, 2k+1। 3k-3, 2k+1। k इक्वल टू, फिर से 4 आई ना। ये भी कह रहा है, पहली दो इक्वेशंस भी कह रही हैं कि 4 दो, सेकंड और थर्ड भी कह रही है 4 दो, तो k की वैल्यू क्या आ गई? बस दो के साथ चेक करना होता है। हमने पहली और दो, देखो ना, फर्स्ट और सेकंड A1 A2 को सेम किया। हमने यहाँ पे A1 A2 को सेम किया B1 B2 के साथ, तो k की वैल्यू 4 डाली। B1 B2 को सेम किया C1 C2 के साथ, तब भी k की वैल्यू 4 डाली। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो 4 डाल के यहां, मतलब क्रॉस चेक, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरीफाई कर रही हूं, तो मैं क्या करूंगी? 2/k की वैल्यू क्या थी? 4। तो 4+2 कितना होता है? 6। ये हो गया ना? 2/6। यहाँ 3, k की वैल्यू क्या है? 4। 4 इंटू 2, 8। 8+1, यहाँ पे 2/2, k-1, 4-1, 3। तो सबकी रेशो सेम आ गई ना? बस यही एक चीज चेक करनी होती है। ठीक है? तो जब आपको एज अ 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपने फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड लेना है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लो जो आराम से करके आओगे। ठीक है? देखो, दिस इज फाइंड के फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वही है। पूरा का पूरा रिवाइज करना है, और जितने क्वेश्चंस करवाए हैं दोबारा से पढ़कर आना है। थोड़ा सा पढ़ा था, आधा पढ़ा था, तो कल मत आओ। अगर प्रॉपरली पढ़कर आना है तब आना है। ठीक है? और अगर कोई भी कंफ्यूजन है क्लास में, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगी, आप इसे दोबारा से देख सकते हो। बट जो भी चीज है पढ़कर जरूर आनी है। अपने डाउट्स आपके पास हो, कुछ नहीं समझ में आया वो चलेगा, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं है वो नहीं चलेगा। आप मुझे को मैम कंफ्यूजन है, मैं प्रैक्टिस और करवा दूंगी, दोबारा से समझा दूंगी, लेकिन आपको मैं पढ़कर ही नहीं आया हूं, तो वो नहीं चलेगा। बात समझ में आई? इसको दोबारा से स्टडी करो। एक दिन में समझ में आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको 10 दिन तुम्हें लगेंगे दिमाग में बिठाने में और बैठ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं, ऐसी क्वेश्चंस हैं कि जब हमें सॉल्विंग आ गई, ये चीज समझ में आ गई, उसके बाद सिर्फ तुम बार बार अगर रिवाइज करोगे तो 3-4 तरह की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, बस। पूरा चैप्टर और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपको के की वैल्यू निकालनी है फॉर इनफाइनाइटली मेनी